हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों BA सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। कुछ छात्र छात्राएँ बोल रहे थे सर एजुकेशन का ज़रूर क्लास लेके आइए क्योंकि एजुकेशन सर टफ सब्जेक्ट है। तो मैं आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फाइव सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर के सारी क्लासेस होंगी वो बैक टू बैक आपकी आती रहेंगी। और बस इतनी ही आग्रह होगी दोस्तों कि फटाफट एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्लस में बेल आइकन दबाइए कि आने वाले वीडियो का जितना भी वीडियो है वो सारे के नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचता रहे। और फटाफट मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं सारे आपको हर सब्जेक्ट के क्लासेस आपको अवेलेबल यानी कि अवेलेबल करा देंगे और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। इस मॉडल पेपर में इस सिलेबस में हम बात करेंगे दोस्तों सभी विश्वविद्यालय के लिए ये सिलेबस होगा। जो आपका सिलेबस होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और सिलेबस के ज़रिए आप लोग आपके मॉडल यानी कि पेपर सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर भी सॉल्व करा देंगे और उसके बाद में फिर जो टॉपिक होगा एक एक वो आपको हम बताते रहेंगे। दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से सिलेबस दिया जाएगा। सिलेबस में आपको अपने हाथों से इसमें अलग से बनाया हुआ है। इसमें आपको हम एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके बताएंगे। BA सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा। इसमें जो आपका पेपर होगा वो आपका है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस यानी पैसा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त। ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र में आपका दिया जाएगा कुछ मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। अब आपका पब्लिक फाइनेंस भी इम्पोर्टेंट पढ़ना है, मनी भी पढ़ना है, बैंकिंग से रिलेटेड भी होगा और आपका पब्लिक फाइनेंस से भी रिलेटेड होगा। यानी कि पैसा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त ये आपका टोटल आपके प्रश्न पत्र होंगे जो आपको पढ़ना होगा। पेपर आपका ये होगा। उसके बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होगा 2023 और 24 का आपका पेपर होगा। यूनिट फर्स्ट दिया जाएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पे हम गणनाएँ करेंगे। यहाँ पे आपको होगा कि मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मनी मीनिंग फंक्शन एंड मनी मीनिंग यानी कि धन और धन का मूल्य पहला टॉपिक दिया है। इसमें आपका आएगा कि धन का अर्थ, धन कार्य का वर्गीकरण और ग्रेडेशन का नियम यानी कि फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रेशम लॉ, रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मेटेलिक एंड पेपर सिस्टम ऑफ नोट इशू। यानी कि कहा जाता है यहाँ पे आपको कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में धन की भूमिका और मौद्रिक मानक धातु और नेट जारी करने की कागजी व्यवस्था। तो ये आपका आता है नोट इशू का। फिर आता है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोचेस द निज़म अप्रोचेस। इसमें आपका आता है कि धन, नकदी लेन देन और नकदी शेष दृष्टिकोण की मात्रा सिद्धांत और केनेसियन दृष्टिकोण का सिद्धांत ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि धन का अर्थ पढ़ना है, धन का कार्य और वर्गीकरण क्या है, ग्रेशम का नियम पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर पूंजीवादी क्या है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में धन की जो भूमिका है उसके बारे में आएगा। और फिर आता है मौद्रिक मानक धातु और आपका आएगा नोट जारी करने की कागजी व्यवस्था कहाँ कहाँ है। तो ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आता है धन, नकदी लेन देन और नगद शेष दृष्टिकोण की मात्रा और फिर केनेसियन दृष्टिकोण की सिद्धांत। फिर आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपका आता है सप्लाई ऑफ मनी, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी, सप्लाई, हाई पावर मनी एंड मनी मल्टीप्लेयर, इंडियन करेंसी सिस्टम। आपका सप्लाई ऑफ मनी है कि मुद्रा की आपूर्ति। आता है मुद्रा की परिभाषाएं, आपूर्ति के निर्धारक, उच्च शक्तिशाली मुद्रा और मुद्रा गुणक भारतीय मुद्रा प्रणाली। यानी कि पढ़ना है आपको कि मुद्रा की आपूर्ति क्या है और इसकी मुद्रा की परिभाषाएं क्या हैं, आपूर्ति के निर्धारक उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है और मुद्रा गुणक क्या है, भारतीय मुद्रा प्रणाली क्या है। तो ये सारे आपको यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ना है कि मुद्रा की आपूर्ति में आता है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है कि कमर्शियल बैंकिंग,
commercial banking, meaning and types, function of commercial bank, the process, credit creation, purpose and आता है वाणिज्यिक बैंकिंग। वाणिज्यिक बैंकिंग के अर्थ और प्रकार आता है इसमें, या फिर आपका कि वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, शाखा, निर्माण की प्रक्रिया है कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, पर्पस एंड लिमिटेशन, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ बैंकिंग, एवोल्यूशन एंड ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे दिया गया है कि उद्देश्य और सीमाएं, बैंकों की देनदारियों और परिसंपत्तियों स्वतंत्रता के भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग का विकास। फिर आपका आता है ए क्रिटिकल अपेरिशियल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग आफ्टर नेशनलाइजेशन, रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। यानी कि यहाँ पे आपका आता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकिंग की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में इसका हालिया सुधार, यानी कि हालिया सुधार का मतलब इसके भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र में हाल में हुआ इसकी सुधार क्या है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका फिर आता है यूनिट 4 में कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट ऑफ पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड सेलेक्टिव मेथड, रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कहा गया है इसमें कि एक केंद्रीय बैंक के कार्य, क्रेडिट नियंत्रण का मात्रात्मक और गुणात्मक विधियां, बैंक दर नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो और सिलेक्टिव मेथड्स। फिर आता है आपका कि ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और कार्य भारत, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और कार्य भारत के विशेष संदर्भ में मौद्रिक नीति के उद्देश्य और सीमाएं, यानी कि जो मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं, भारतीय एक केंद्रीय बैंक के कार्य के जो क्रेडिट नियंत्रण है, मात्रा क्या है, गुण क्या है, इसकी विधियां आपको लिखना है। फिर आता है बैंक दर नीति क्या है, बैंक ऑफ पॉलिसी, तो ये आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में आपको आता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, लोक वित्त का अर्थ और दायरा। फिर आता है कि डेस्टिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स, यानी कहा गया है इसमें आपका कि निजी और सार्वजनिक वित्त के बीच अंतर, सार्वजनिक सामान बनाम निजी मॉल। फिर आपका आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मार्केट फेलर रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें दिया गया है कि अधिकतम सामाजिक लाभ और सिद्धांत पढ़ना है, बाजार की विफलता पढ़ना है और सरकार की भूमिका, यानी कि बाजार की विफलता में सरकार की भूमिका। तो ये इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। सार्वजनिक वित्तीय और प्रकृति के कार्य क्षेत्र हो गए, लोक वित्त का अर्थ और दायरा क्या क्या है, निजी और सार्वजनिक वित्त के बीच में सार्वजनिक अंतर, फिर आता है सार्वजनिक सामान क्या है और निजी मॉल, सार्वजनिक सामान बनाम निजी मॉल, ये दोनों आपको पढ़ना होगा, यानी कि वर्सेस सार्वजनिक वर्सेस ऑफ निजी मॉल। तो ये आपका आता है यूनिट 5 में। अब यूनिट 6 में आपका आ जाएगा दोस्तों कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आपका आता है कि सार्वजनिक व्यय अर्थ, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण और सिद्धांत, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सार्वजनिक व्यय होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय होता है, और एक्सपेंडिचर आपका आता है कि मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो सार्वजनिक व्यय है इसका वर्गीकरण, सिद्धांत लिखना होगा आपको। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। आपका आता है कि एक्सपेंडिचर, कैनॉस एंड इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर,
ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड केसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। कहा गया है इसमें आपका कि सार्वजनिक व्यय के रुझान, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, सार्वजनिक व्यय के रुझान और भारत में सार्वजनिक व्यय के विकास के कारण। तो ये आपके आते हैं जो व्यय आपके होते हैं पब्लिक यानी कि सार्वजनिक व्यय के जो जितने भी आपके व्यय होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कितने रुपए में आपको सारी चीज़ें जैसे आपका एक्सपेंडिचर वगैरह कि पब्लिक की जो व्यय है वो कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे सारा एक एक पॉइंट आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका आता है दोस्तों यूनिट 6 में। अब यूनिट 7 में आपको आ जाता है टैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं कराधान। कराधान आप हाई स्कूल में ज़रूर पढ़े होंगे। टैक्सेशन में आपका आता है कि सोर्स ऑफ पब्लिक यानी कि सार्वजनिक राजस्व के स्रोत, टैक्सेशन आपका जो आता है। फिर आता है रेवेन्यू, कराधान जो है रेवेन्यू आपका आता है कि सार्वजनिक राजस्व के स्रोत, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। टैक्सेशन मीनिंग कैंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स यानी कि अर्थ, सिद्धांत और करों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। आता है डिवीजन ऑफ टैक्स, बर्डन एंड बेनिफिट एंड एबिलिटी। आपका आता है डिवीजन ऑफ टैक्स, बर्डन, द बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे अप्रोचेस यानी कि आपका आएगा इसमें कि कर भार का विभाजन और लाभ भुगतान करने की क्षमता दृष्टिकोण, करों का प्रभाव, घटना कर योग्य क्षमता। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि टैक्सेबल कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम यानी कर योग्य क्षमता, कराधान के प्रभाव और एक अच्छी प्रणाली का लक्षण। ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा यानी कि जो लाभ हैं टैक्सेशन के यानी कराधान के जो प्रभाव है, कराधान के एक अच्छी प्रणाली के लक्षण पढ़ना होगा आपको। फिर है कि कराधान का लाभ भुगतान करने की क्षमता, एक दृष्टिकोण से आप करों का प्रभाव की जो दर है, रेट है, उसको आपको इसके प्रभाव क्या है, घटना इसका और योग्य क्षमता के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा यूनिट 8। अब यूनिट 8 में आपको पढ़ना होगा कि फिजिकल पॉलिसी, कंपोनेंट, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे आपका आ जाता है इसमें कि राजकोषीय नीति, घटक, उपकरण, उद्देश्य, विकसित और विकासशील देशों में राजकोषीय नीति की भूमिका। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा दोस्तों कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बजट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर यानी कहा गया है कि भारत सरकार की बजट संरचना क्या है, राज्य बजट, राजस्व और व्यय के स्रोत। फिर आपका आ जाता है इसमें कि मेजर टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया कि भारत के प्रमुख कर सुधार यानी भारत में प्रमुख कर सुधार। फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, यूनियन स्टेट, भारत में राजकोषीय संघवाद, फिजिकल रिलेशन, फेडरल फिजिकल इम्बैलेंस एंड द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस ऑफ लोकल बॉडीज़ यानी कि कहा गया है कि भारत में राजकोषीय संघवाद और संघ राज्य में राजकोषीय संबंध, संघीय राजकोष के असंतुलन और वित्त आयोग की भूमिका, स्थानीय निकायों की वित्तीय। तो ये आपका आता है सारे आपके किस में आते हैं आपके, ये आपके आएंगे फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति में कि जो राजकोषीय घाटा होता है आपका टॉपिक रहेगा इसमें। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा में विकासशील देशों में और विकसित देश में इनका क्या प्रभाव है। फिर भारत सरकार का बजट संरचना क्या है, भारत में प्रमुख सुधार कर कौन कौन से है, भारत में राजकोषीय संघवाद और संघ राजकोषीय और संबंध कौन कौन से हैं। फिर आता है कि राजकोषीय, संघीय और असंतुलन और वित्त आयोग की भूमिका क्या क्या है, स्थानीय निकायों की वित्तीय क्या क्या है। तो ये फिर आपका आ जाएगा राजकोषीय घाटा में। तो इस तरीके से आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो 8th टॉपिक में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सारे आपको पढ़ने क्योंकि सारे आपके पेपर में पूछे जाएंगे
और आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग। जो भी जितने भी बैंकिंग क्षेत्र के हैं उनके लिए ये जो क्लास होगी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। सबके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हो या फिर जिन्होंने अपना MBA वगैरह कर रहे हो उनके लिए भी क्लासेस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और क्लास को आप बग मत करिए। और आने वाली जो क्लास हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, और बैक टू बैक आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, हर जितने भी क्लास स्टूडेंट हैं वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना सिलेबस सेलेक्ट कर लीजिए और अपना सिलेबस को पढ़ते चलिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपना मॉडल पेपर भी पढ़ते रहिए, और एक एक प्रश्न में आपको अलग से बताने का भी प्रयास करते रहेंगे। तो जितने भी हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सेमेस्टर के, क्योंकि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के तो पेपर तो लॉन्ग है, तो उनका अभी तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर तो अभी जल्दी हुआ है। और जिनके सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं आने वाले कुछ विगत दिनों में, तो उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टाइम चल रहा है पढ़ने का वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।